चलिए अब इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट सिस्टम, एल्काइलिडीन साइक्लोएल्केन और एल्काइलिडीन साइक्लोएल्कीन। देखो एल्काइलिडीन साइक्लोएल्केन एंड अल्काइलिडीन साइक्लोएल्केन्स के अबाउट ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म हमें चेक करना है। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की कंडीशन कैसे चेक करेंगे वो तो हम डिस्कस कर ही लेंगे। पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि अल्काइलिडीन साइक्लोएल्केन एंड अल्काइलिडीन साइक्लोएल्कीन कंपाउंड होते क्या हैं, जरा ध्यान देना। देखो इसमें जो टर्म यूज हुई है अल्काइलिडीन, पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि आप एल्काइल रेडिकल जानते हैं। एल्काइल रेडिकल तो आप सभी जानते हैं। देखो एल्काइल रेडिकल की अगर बात की जाए, दिस टाइप ऑफ रेडिकल इज कॉल्ड एल्काइल रेडिकल। अब आप ध्यान देना, अगर बात एल्काइलिडीन की है, अगर बात एल्काइलिडीन की है तो एल्काइलिडीन रेडिकल हम किसे कहेंगे? दिस इज मोनोवेलेंट रेडिकल इफ द रेडिकल इज बाइवेलेंट हैविंग टू फ्री वैलेंसीज ऑन सेम कार्बन, इट इज कॉल्ड एल्काइलिडीन रेडिकल। अगर ये रेडिकल मोनोवेलेंट ना होकर के बाइवेलेंट हो और दोनों ही फ्री वैलेंसी अगर एक ही कार्बन पर हो तो ऐसे हाइड्रोकार्बन रेडिकल को कहा जाता है एल्काइलिडीन रेडिकल। ध्यान देना, देखो ये एल्काइलिडीन रेडिकल कब होगा? तो इट विल बी कॉल्ड एल्काइलिडीन रेडिकल इफ इट इज बाइवेलेंट रेडिकल हैविंग टू फ्री वैलेंसीज ऑन सेम कार्बन। अगर एक ही कार्बन पर दो फ्री वैलेंसी हैं तो ऐसे बाइवेलेंट रेडिकल को, ऐसे हाइड्रोकार्बन बाइवेलेंट रेडिकल को हम क्या कहते हैं? एल्काइलिडीन रेडिकल कहते हैं। और अगर साथ में दिया है साइक्लोएल्केन तो ठीक है, साइक्लोएल्केन तो आप समझ रहे हैं। जैसे साइक्लोएल्केन की मैं बात करूं, ऐसा करते हैं, साइक्लोएल्केन ये ले लेते हैं, दिस इज साइक्लोएल्केन। अब आप ध्यान देना, ये तो हो गया एल्काइलिडीन और ये हो जाएगा साइक्लोएल्केन। अगर आप इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर दें, ध्यान देना, अगर आप इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर दें तो द रिजल्टिंग मॉलिक्यूल विल बी कॉल्ड एल्काइलिडीन साइक्लोएल्केन। अब जरा ध्यान देना, मैं इन दोनों को कनेक्ट कर रहा हूं, इन दोनों को कनेक्ट करने से देखो आपको इस टाइप का मॉलिक्यूल मिलेगा। क्या बात समझ में आ रही है? अगर आप इसे यहां से कट कर देंगे तो ये पार्ट तो हो जाएगा एल्काइलिडीन और ये वाला पार्ट हो जाएगा साइक्लोएल्केन। और अगर आपको एल्काइलिडीन साइक्लोएल्कीन दिया जाए तो शायद समझ में आ रहा है क्या होगा? साइक्लोएल्कीन में क्या होगा? यहां पर इनमें डबल बॉन्ड दिया जाएगा, तो बस अगर इस रिंग में भी डबल बॉन्ड होता तो वो एल्काइलिडीन साइक्लोएल्केन हो जाएगा। और अगर डबल बॉन्ड नहीं है तो दिस इज एल्काइलिडीन, दिस इज साइक्लोएल्केन। ओवरऑल दिस मॉलिक्यूल विल बी कैटेगराइज्ड एज एल्काइलिडीन साइक्लोएल्केन। अब क्वेश्चन है कि ऐसे कंपाउंड में ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म हम कैसे चेक करेंगे? ध्यान देना, अगर कंपाउंड साइक्लोएल्केन है, अगर कंपाउंड एल्काइलिडीन साइक्लोएल्केन है, पहले मैं इसकी बात कर लेता हूं, एल्काइलिडीन साइक्लोएल्केन। अगर कंपाउंड एल्काइलिडीन साइक्लोएल्केन है तो हमें यहां पर ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म दो सिस्टम के अबाउट चेक करना होगा। समझ में आ रहा है? दो सिस्टम के अबाउट कौन से? एक तो मैं बात करूंगा रिंग। देखो जब भी साइक्लिक कंपाउंड आपको दिया होगा तो रिंग के अबाउट तो हमें जीआई चेक करना ही है। रिंग का मतलब समझ रहे हैं ना? सैचुरेटेड एटम्स ऑफ द रिंग। तो एक तो हमें इस कंपाउंड में रिंग के सैचुरेटेड एटम्स के अबाउट जीआई चेक करना है और उसकी रिक्वायरमेंट क्या है? वही जो अभी हमने डिस्कस किया है, मिनिमम 2 सैचुरेटेड एटम्स ऑफ द रिंग शुड इंडिविजुअली हैव डिफरेंट यूनिट्स। क्या बात समझ में आ रही है? चलो इस कंपाउंड में रिंग के अबाउट जीआई चेक करते हैं। और उसके लिए हमें क्या चेक करना है? इस रिंग के सैचुरेटेड एटम्स के बारे में चेक करना है। और जरा ध्यान देना, अगर इस रिंग के सैचुरेटेड एटम्स आप चेक करते हैं तो 1 2 3 4 5 these 5 carbon atoms are saturated carbon atoms of the ring, and to show geometrical isomerism about ring the requirement is minimum 2 saturated atoms of the ring should individually have different units। क्या यहां पर ऐसे कोई दो सैचुरेटेड एटम है क्या? आंसर है नो। तो फिर तो इस कंपाउंड में हम कह सकते हैं कि रिंग के अबाउट तो जी पॉसिबल,
नहीं होगी, इस कंपाउंड में रिंग के अबाउट GI पॉसिबल नहीं है। क्लियर बात ये। चलिए इसके अलावा दूसरा सिस्टम क्या हो सकता है, देखो इसके अलावा दूसरा सिस्टम होगा डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड के अबाउट भी तो GI चेक करना होगा ना, क्योंकि डबल बॉन्ड के अबाउट भी रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है। तो अब क्वेश्चन है कि अगर हमें इस डबल बॉन्ड के अबाउट GI चेक करना है, ध्यान देना, अगर हमें इस कंपाउंड में डबल बॉन्ड के अबाउट GI चेक करना है, तो मेरा क्वेश्चन यहां पर यह बनता है कि क्या इस डबल बॉन्ड के अबाउट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होने के लिए क्या हमारी यहां पर वही रिक्वायरमेंट है जो अभी हमने साइक्लोएल्कीन में डिस्कस की कि रिंग शुड बी कंपोज्ड ऑफ मिनिमम 8 एटम्स। क्या हम कह सकते हैं इस डबल बॉन्ड के अबाउट GI होने के लिए रिंग में कम से कम 8 एटम्स होने चाहिए? बोलिए क्या लगता है, यस और नो? बोलिए भी साइक्लो एल्काइलिडीन साइक्लोएल्कीन में इस डबल बॉन्ड के अबाउट GI चेक करने के लिए, GI के लिए क्या मैं ये कंडीशन कहना सही होगा कि रिंग शुड बी कंपोज्ड ऑफ मिनिमम 8 एटम्स? आंसर है नो। आप ध्यान देना, इस डबल बॉन्ड के अबाउट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होने के लिए हम रिंग में मिनिमम 8 एटम्स जैसी कोई रिक्वायरमेंट की बात नहीं करेंगे, क्योंकि जब हमने मिनिमम 8 एटम्स की रिक्वायरमेंट की बात की थी तो आप याद करें अभी अभी हमने डिस्कस किया है, उस कंडीशन में डबल बॉन्ड रिंग से बाहर नहीं, डबल बॉन्ड रिंग के अंदर प्रेजेंट था। क्या बात समझ में आ रही है? जबकि अब जो मैं केस डिस्कस कर रहा हूं दैट इज द डबल बॉन्ड आउटसाइड द रिंग, और अगर डबल बॉन्ड रिंग के आउटसाइड है तो इस डबल बॉन्ड को तो बिल्कुल हम एक नॉर्मल कंडीशन, नॉर्मल सिस्टम की तरह ट्रीट करेंगे जैसे हमने सिस्टम नंबर 1 डिस्कस किया था, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाला केस। क्या मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? बिल्कुल उस नॉर्मल सिस्टम की तरह ही आप इस डबल बॉन्ड को ट्रीट करेंगे। यहां पर हमें रिंग में मिनिमम 8 एटम्स जैसी कोई कंडीशन की बात नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है उसका रीजन आपको अभी समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये डबल बॉन्ड रिंग के अंदर नहीं है, रिंग के बाहर है। देखो रिंग के अंदर अगर डबल बॉन्ड है तो वहां मिनिमम 8 एटम्स क्यों चाहिए, तो उसका रीजन मैंने आपको बताया, इसलिए क्योंकि अगर रिंग में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो इस डबल बॉन्ड के अबाउट एरियल डिस्टेंस में डिफरेंस मिलने के लिए हमें एक आइसोमर ऐसा रिक्वायर्ड होता है जहां पर रिंग ट्विस्टेड हो, और वो ट्विस्टेड रिंग में स्ट्रेन होने की वजह से हम बात करते हैं कि उस मॉलिक्यूल का एग्जिस्टेंस तभी पॉसिबल हो पाएगा जब रिंग में हमें मिनिमम 8 एटम्स मिलेंगे। लेकिन अब अगर मैं इस डबल बॉन्ड के अबाउट डिफरेंट अरेंजमेंट की बात करूं तो ध्यान देना, इस डबल बॉन्ड के अबाउट डिफरेंट अरेंजमेंट के लिए रिंग को ट्विस्ट होने की जरूरत ही नहीं है। यहां पर रिंग के ट्विस्ट होने जैसा कोई केस ही नहीं है। आप ध्यान देना, जैसे आप देखो अगर हम बात करें यहां पर तो इस कार्बन पर यूनिट्स है H एंड R। अब मैंने आपसे कहा कि इस डबल बॉन्ड के अबाउट हमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए रिंग के ट्विस्ट होने की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो मिनिमम 8 एटम्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्योंकि जरा आप सोचिए, अगर मैं इन डबल बॉन्डेड कार्बन एटम्स के अबाउट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की बात करता हूं तो यहां पर केवल और केवल हमारी रिक्वायरमेंट इतनी सी होगी जो कि एक नॉर्मल कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड सिस्टम में हमने दी थी कि both the double bonded atoms should individually have different units. This is the only requirement for the compound to show GI about this double bond कि इन दोनों डबल बॉन्डेड एटम्स पर यूनिट्स इंडिविजुअली डिफरेंट होनी चाहिए। जैसे आप देखो इस डबल बॉन्डेड एटम की अगर बात की जाए तो क्या मैं कह सकता हूं यहां पर तो यूनिट्स डिफरेंट है। बस अब सेकंड डबल बॉन्डेड एटम पर यूनिट्स चेक करते हैं। देखो इस डबल बॉन्डेड एटम्स पर हमें 2 यूनिट चेक करना है। अब देखो इसकी 2 यूनिट्स, तो क्वेश्चन है यहां पर 2 यूनिट्स है कहां, या तो ये पूरी रिंग है। तो क्वेश्चन है अब ये रिंग यहां पर क्लोज है तो मैं इस टर्मिनल के लिए 2 यूनिट्स की बात कैसे करूंगा, इस बात को समझना। देखो यहां पर आपको 2 इमेजिनरी यूनिट्स कंसीडर करना होगी। 2 इमेजिनरी यूनिट्स कैसे कंसीडर करेंगे आप समझिए। देखो अगर आपको सिस्टम के ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में अगर आपको सिस्टम की किसी टर्मिनल पर 2 सेपरेट यूनिट्स ना मिलकर रिंग मिले तो ऐसे केस में आपको क्या करना होता है, उस रिंग को आपको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना होता है। The ring will be divided into 2 parts and 2 parts of the ring will be considered as 2 units for that terminal. कैसे आप ध्यान देना, मैं रिपीट कर रहा हूं। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में सपोज यू हैव सेलेक्टेड अ सिस्टम फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड नाउ इफ इन द सेलेक्टेड सिस्टम एनी वन ऑफ द टर्मिनल इज हैविंग रिंग, अगर वहां पर सेपरेटेड यूनिट्स नहीं है,
if ring is present, then divide the ring into two parts and two parts of the ring will be considered as 2 units for that terminal. जैसा कि इस टर्मिनल पर देखो यहाँ तो दो सेपरेट यूनिट्स हैं, यहाँ पर दो यूनिट्स एकदम आइडेंटिफाइड है, एकदम क्लियर है, डिफाइंड यूनिट्स हैं दो अलग अलग. लेकिन इस टर्मिनल पर हम ये कह रहे हैं कि प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर दो डिफाइंड सेपरेट यूनिट्स नहीं है, यहाँ पर एज ए होल रिंग है. तो ऐसे केस में हमें यहाँ पर दो यूनिट्स कैसे कंसिडर करना है? तो उसके लिए आपको क्या करना है, इस रिंग को आपको दो पार्ट्स में डिवाइड करना है और जो दो पार्ट्स होंगे वही दो पार्ट्स इस टर्मिनल के लिए दो यूनिट्स की तरह काउंट होंगे. क्वेश्चन उसको डिवाइड कैसे करें? तो ध्यान देना, इस सिस्टम के लिए आपको इस टर्मिनल के लिए दो यूनिट्स के लिए आप रिंग डिवाइड कर रहे हैं. तो ध्यान देना, ये जो सिस्टम है इसी की एक्सिस के अबाउट आप इस रिंग को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे. इसी सिस्टम की एक्सिस के अबाउट आप इस रिंग को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे. एंड नाउ दिस पार्ट and this part, these two parts of the ring will be considered as 2 units for this terminal. क्या मेरा पॉइंट समझ में आ गया? तो हमेशा ध्यान रखें, अगर आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का आपने एक सिस्टम सेलेक्ट किया है और आपको अगर ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है वहां पर कि सेलेक्टेड सिस्टम में अगर टर्मिनल पर दो सेपरेट डिफाइंड यूनिट्स ना होकर के एक रिंग प्रेजेंट है, तो सिंपली डिवाइड द रिंग इनटू टू पार्ट्स. आप उस सिस्टम के लिए उस रिंग को दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और उन दो पार्ट्स को ही हम टर्मिनल की दो यूनिट्स काउंट करेंगे. बस अब जैसे हमने कहा कि ये दोनों यूनिट्स डिफरेंट है, बस वैसे ही आपको क्या करना है, इन दो यूनिट्स को कंपेयर करना है. अगर ये यूनिट्स डिफरेंट हैं तो इस सिस्टम के अबाउट हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की बात कर पाएंगे. लेकिन अगर यूनिट सेम है तो जैसे हम ओपन चेन कंपाउंड में कहते हैं कि डबल बॉन्डेड एटम पर दो यूनिट तो नो जीआई, वैसे यहां पर भी हम नो जीआई की बात करेंगे. चलिए कंपेयर करते हैं. व्हाट अबाउट दिस पार्ट एंड दिस पार्ट, सेम और डिफरेंट? क्या मैं कह सकता हूं ये पार्ट और ये पार्ट तो बिल्कुल यहां पर आइडेंटिकल है. मेरा पॉइंट समझना. देखो आप ऐसा समझ लें, ये एक इमेजिनरी प्लेन हमने कंसीडर किया है जो इस रिंग को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है. क्या मेरी बात क्लियर हो रही है? और अगर दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है तो ये हाफ पार्ट और ये हाफ पार्ट आप कह सकते हैं एकदम सेम है. और अगर पार्ट सेम है तो ध्यान देना, सिंस units 1 and 2 are identical, since units 1 and 2 are same, so the compound cannot show geometrical isomerism about this double bond. क्या मेरा पॉइंट समझ में आ गया? ये कंपाउंड इस डबल बॉन्ड के अबाउट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं कर पाएगा. और ये समझ में आया कि डबल बॉन्ड के अबाउट, इस डबल बॉन्ड के अबाउट हमने चेक क्या किया? बहुत ही आसान है. हमने इस डबल बॉन्ड के अबाउट क्या चेक किया? दोनों डबल बॉन्डेड एटम्स पर यूनिट्स को इंडिविजुअली कंपेयर किया. मैं आपको इसको रिलेट करके बताता हूं. आप सोचिए, अगर मैं एक ओपन चेन कंपाउंड की बात करूं हैविंग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, जैसे आप देखो, अगर मैं इस कंपाउंड की बात करता हूं कि ये हमारे पास एक ओपन चेन कंपाउंड है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और मान लेते हैं कि यहां पर यूनिट्स, मान लेते हैं यहां पर यूनिट्स H और R है, ठीक है. और इस कार्बन की दो यूनिट्स में वन ऑफ द यूनिट इज सपोज इथाइल ग्रुप, suppose one of the unit is ethyl group and second unit is again ethyl group. मान लेते हैं ये हमारे पास एक डबल बॉन्डेड कंपाउंड है. अब जरा बताओ, क्या इस कंपाउंड में आप जीआई चेक कर सकते हैं? यस. याद करो, सिस्टम नंबर 1, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ओपन चेन कंपाउंड के लिए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होने के लिए दोनों डबल बॉन्डेड एटम्स पर यूनिट्स इंडिविजुअली डिफरेंट होनी चाहिए. जरा देखो, यहाँ यूनिट्स डिफरेंट है. यस. इस टर्मिनल की दो यूनिट सेम है. क्या इस कंपाउंड में जीआई पॉसिबल है? आंसर है नो. दिस कंपाउंड कैन नॉट शो जीआई. आगे समझ में? अब जरा सोचिए, मान लेते हैं कि यहां पर ये इथाइल ग्रुप ना होकर के मान लेते हैं प्रोपाइल ग्रुप है. ये इथाइल ग्रुप ना होकर के मान लेते हैं प्रोपाइल ग्रुप है. तो अब जरा बताओ, क्या इस कंपाउंड में डबल बॉन्ड के अबाउट जीआई पॉसिबल है? यस. क्योंकि अब हम कह सकते हैं दिस पार्ट एंड दिस पार्ट, दिस यूनिट एंड दिस यूनिट आर नाउ डिफरेंट यूनिट्स, सो द कंपाउंड विल शो जीआई अबाउट डबल बॉन्ड. ये समझ में आ गया? बस अब यहां पर केवल डिफरेंस कितना सा है? डिफरेंस इतना सा है कि यहां पर ये दोनों कार्बन भी आपस में कनेक्टेड है. नहीं है ना? अगर आप देखेंगे तो ये दोनों पार्ट्स भी, ये दोनों कार्बन भी आपस में कनेक्टेड है. देखो, जब तक कनेक्टेड नहीं है तो आप कह सकते हैं इस यूनिट के 3 कार्बन और इस यूनिट में 2 कार्बन है, तो दोनों यूनिट अलग अलग है. लेकिन अगर ये आपस में कनेक्टेड हुए, समझना इस बात को, अब मैं यहां पर इन दोनों को कनेक्ट कर रहा हूं, अगर ये यहां पर कनेक्टेड हुए
अब ध्यान देना, देखो अब मैं फिर से दोनों को अलग अलग यूनिट्स की तरह ही ट्रीट कर रहा हूं, तो मैं कह सकता हूं ये 2 कार्बन एटम्स तो इस यूनिट के थे, ये 3 कार्बन एटम्स इस यूनिट के थे तब तक जब तक ये दोनों अलग अलग थे। लेकिन अब मैं कह सकता हूं यहां पर ये 2 कार्बन एटम्स तो इस यूनिट के काउंट होंगे, लेकिन अब इस कार्बन को आपको कैसे काउंट करना होगा, हाफ फॉर दिस यूनिट एंड हाफ फॉर दिस यूनिट। मतलब इस पार्ट को ध्यान देना, इस पार्ट को हमें दोनों के लिए हाफ हाफ काउंट करना होगा, क्योंकि अब ये कनेक्टेड है दोनों से। और अगर मैं इस पार्ट को दोनों के लिए हाफ हाफ काउंट करूंगा तो क्या मैं कह सकता हूं फिर तो ये पार्ट और ये पार्ट यहां पर सेम हो जाएगा। बस इसी कंडीशन की वजह से हमने कहा कि इस कंपाउंड में ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म डबल बॉन्ड के अबाउट पॉसिबल नहीं होगी। क्या बात समझ में आ गई? और रिंग के अबाउट तो हमने ऑलरेडी चेक कर लिया था कि मिनिमम 2 सैचुरेटेड एटम्स ऑफ द रिंग शुड इंडिविजुअली हैव डिफरेंट यूनिट्स, और ऐसे कोई 2 सैचुरेटेड एटम यहाँ पर है नहीं, तो हमने कहा रिंग के अबाउट भी ये पॉसिबल नहीं है। मतलब इस कंपाउंड में ओवरऑल आप कह सकते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म इज नॉट पॉसिबल। ये तो मैंने आपको बताया एल्काइलिडीन साइक्लोएल्केन वाला केस। चलिए ऐसा करते हैं, लेते हैं एल्काइलिडीन साइक्लोएल्कीन, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। Now this compound is alkylidene cycloalkene, और अब इस कंपाउंड में ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म की बात की जाए तो अब बता सकते हैं कितने सिस्टम के अबाउट अब आप जीए चेक करेंगे। ध्यान देना, जब इस कंपाउंड की मैंने आपसे बात कही तो मैंने आपसे कहा 2 सिस्टम के अबाउट। अगर साइक्लिक कंपाउंड है तो रिंग के अबाउट तो चेक करना ही है, इसको तो भूलना ही नहीं है। दूसरा हमने कहा डबल बॉन्ड के अबाउट। लेकिन अब आप ध्यान देना, इस कंपाउंड में मैं कहूंगा आपसे कि अब हमें इस कंपाउंड में ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म 3 सिस्टम के अबाउट चेक करना होगा। समझ में आ रहा है 3 सिस्टम कौन से? एक तो रिंग, ध्यान देना 3 सिस्टम्स कौन से होंगे in this compound? We have to check geometrical isomerism about 3 systems. One of the system is ring, second is double bond in ring, because now ring is also having double bond, और थर्ड में बात करूंगा डबल बॉन्ड आउटसाइड द रिंग। तो अब हमें इन 3 सिस्टम्स के अबाउट ये चेक करना है। चलो 1 बाय 1 चेक करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रिंग के अबाउट। रिंग का मतलब समझ में आ रहा है ना, सैचुरेटेड एटम्स ऑफ द रिंग। और जरा ध्यान देना, अगर इस रिंग के सैचुरेटेड एटम्स को हम चेक करें तो 1, 2 and 3, these 3 atoms of the ring are saturated, and what is the requirement for a compound to show GI about ring? Minimum 2 saturated atoms of the ring should individually have different units. क्या यहाँ पर इन 3 सैचुरेटेड एटम्स में से कोई भी 2 एटम्स आपको ऐसे मिल रहे हैं जहाँ पर यूनिट्स डिफरेंट हो? आंसर है नो। तो इसका मतलब इस कंपाउंड में रिंग के अबाउट तो जीआई पॉसिबल नहीं है। इस कंपाउंड में अगर हम बात करें तो द कंपाउंड कैन नॉट शो जीआई अबाउट रिंग, नॉट पॉसिबल। चलिए बात करते हैं डबल बॉन्ड इन रिंग। और ध्यान देना, अब क्योंकि डबल बॉन्ड रिंग के अंदर है तो वापस आप उसी कंडीशन पर आ जाएं। अगर डबल बॉन्ड रिंग में प्रेजेंट है तो हमने कहा तब तो उस केस में जीआई तभी पॉसिबल है जब रिंग में मिनिमम 8 एटम्स प्रेजेंट हो, क्योंकि डबल बॉन्ड अगर रिंग में है तो उस डबल बॉन्ड के अबाउट जो बनने वाले ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होंगे उनमें आप कह सकते हैं वन ऑफ द ज्योमेट्रिकल आइसोमर अबाउट डबल बॉन्ड इन द रिंग विल हैव ट्विस्टेड रिंग। उस केस में हम बात करेंगे, उस केस में रिंग ट्विस्टेड होगी। एंड फॉर सच टाइप ऑफ अरेंजमेंट फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ द मॉलिक्यूल वी नीड मिनिमम 8 एटम्स इन द रिंग। तो फिर क्वेश्चन है कि क्या यहाँ पर रिंग में प्रेजेंट डबल बॉन्ड के अबाउट हम जीए की बात कर पाएंगे? आंसर है नो, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर रिंग में टोटल 6 एटम्स प्रेजेंट है। यहाँ पर रिंग में टोटल 6 एटम्स प्रेजेंट है और हमने कहा भाई डबल बॉन्ड इन द रिंग तो उसके लिए मिनिमम 8 एटम्स रिक्वायर्ड होंगे। तो इस डबल बॉन्ड के अबाउट जीए पॉसिबल नहीं है। अब बात करते हैं डबल बॉन्ड आउटसाइड द रिंग। जैसा मैंने आपको यहाँ एक्सप्लेन किया बस वैसी ही कंडीशन है। अगर डबल बॉन्ड रिंग के आउटसाइड है तो अब रिंग में मिनिमम एटम्स जैसी कोई कंडीशन नहीं है। द ओनली रिक्वायरमेंट फॉर द डबल बॉन्ड आउटसाइड द रिंग इज बोथ द डबल बॉन्डेड एटम्स शुड इंडिविजुअली हैव डिफरेंट यूनिट्स। चेक करते हैं, क्या मैं कह सकता हूं इस कार्बन की 2 यूनिट्स तो डिफरेंट है, वन इज R अदर इज H, ये तो डिफरेंट है। बस अब हमारी रिक्वायरमेंट है कि दूसरे डबल बॉन्डेड एटम्स की जो यूनिट्स हैं, अब हमारी रिक्वायरमेंट है कि दूसरे डबल बॉन्डेड एटम्स की जो यूनिट है वो इंडिविजुअली डिफरेंट होनी चाहिए। क्लियर बात ये? चलो चेक करते हैं।
double bonded atom is having different units. Now the requirement is this double bonded atom should also have different units. और उसके लिए मैंने आपसे क्या कहा कि अगर आपको सिस्टम के किसी भी टर्मिनल पर दो सेपरेट डिफाइंड यूनिट्स नहीं मिलती हैं और अगर रिंग मिलती है तो आपको सिंपली क्या करना है, उस रिंग को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देना है. ध्यान देना, अगर मैं इस टर्मिनल के लिए इस सिस्टम के अबाउट इस रिंग को टू पार्ट्स में अगर डिवाइड करता हूं, ध्यान देना, इस टर्मिनल के लिए अगर मैं इस सिस्टम के लिए इस रिंग को टू पार्ट्स में डिवाइड करता हूं तो बस इसी सिस्टम की एक्सिस के अलोंग मैं इसे दो पार्ट में डिवाइड कर दूंगा. एंड नाउ चेक दीज टू पार्ट्स 1 and 2 आर द सेम और डिफरेंट. नाउ दीज पार्ट्स आर डिफरेंट क्योंकि जरा देखो इस पार्ट में कोई डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है जबकि इस पार्ट में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है. तो अब आप कह सकते हैं नाउ दीज यूनिट्स आर डिफरेंट एंड इफ द यूनिट्स 1 and 2 आर डिफरेंट the compound will show geometrical isomerism about double bond outside the ring. आया समझ में? इस तरह से हम geometrical isomerism की बात कर सकते हैं इस कंपाउंड में. और देखो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि रिंग अगर डबल बॉन्ड अगर रिंग के आउटसाइड है तो यहां पर हमें रिंग में मिनिमम एटम्स की कोई बात नहीं करना है क्योंकि ऐसे केस में जब डबल बॉन्ड रिंग से आउट होता है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के लिए वो ट्विस्टेड रिंग वाला केस बनता ही नहीं है. मैं आपको बताता हूं, देखो इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कैसे बनेंगे मैं आपको बताता हूं. ध्यान दें, ये इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होंगे. देखो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के लिए हम क्या कहते हैं, सिस्टम के अबाउट यूनिट्स का अरेंजमेंट डिफरेंट होना चाहिए और डिफरेंट रिलेटिव अरेंजमेंट के लिए मैंने आपको तरीका क्या बताया, एरियल डिस्टेंस कंपेयर कर लो. चलो देखो यहां पर आप ध्यान देना, इस सिस्टम के अबाउट में ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म की बात कर रहा हूं और आप देखो इस टर्मिनल के लिए ऐसा करते हैं, आर ग्रुप ले लेते हैं और इस टर्मिनल के लिए ये वाला पार्ट ले लेते हैं क्योंकि ये पार्ट और ये पार्ट रिंग का हाफ पार्ट एंड दूसरा हाफ पार्ट, यही तो दो यूनिट्स है ना. तो ऐसा करते हैं, इस वाले पार्ट की बात कर लेते हैं 1 and 2 में मैं ये वाला पार्ट ले लेता हूं और इन दोनों यूनिट्स के बीच में अगर एरियल डिस्टेंस L1 है तो अब आप ध्यान देना, यहां पर मैंने सेकेंड अरेंजमेंट ऐसा लिया है जिसमें आप कह सकते हैं R और यूनिट नंबर 2 इन दोनों के बीच में अगर एरियल डिस्टेंस L2 है तो नाउ L1 and L2 आर नॉट इक्वल and if these units are not equal the compound will show geometrical isomerism about double bond. तो देखो इस डबल बॉन्ड के अबाउट GI के लिए रिंग को ट्विस्ट नहीं होना पड़ेगा. हमें ऐसे अरेंजमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है जो हमने इस तरह के अरेंजमेंट की बात की थी, लेकिन ये तब होता है जब डबल बॉन्ड रिंग में प्रेजेंट होता है और ऐसा होने के लिए हमने कहा रिंग में मिनिमम 8 एटम्स होने चाहिए. लेकिन अगर डबल बॉन्ड रिंग से आउटसाइड है तो वहां पर रिंग में मिनिमम एटम्स की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है. बस उस केस में तो हमारी क्या रिक्वायरमेंट होगी, both the double bonded atoms should individually have different units. और ये समझ में आया कि अगर आपको किसी टर्मिनल पर दो सेपरेट यूनिट ना मिलकर रिंग मिले तो दो यूनिट्स आप कैसे कंसीडर करेंगे, उस रिंग को आप दो पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे और यही दो पार्ट्स इस रिंग की इस टर्मिनल की दो यूनिट्स के फॉर्म में हम काउंट करेंगे. देखो इन दो पार्ट्स को कंपेयर करने का एक तरीका तो मैंने आपको ये बताया कि आप इसको कट कर दें और रिंग को कट करने के बाद में दोनों पार्ट्स को कंपेयर कर लें. एक तरीका और मैं आपको बताता हूं, दूसरा तरीका आप सुनिए. अगर आपको इस टर्मिनल की दो यूनिट्स को कंपेयर करना है तो दो यूनिट को कंपेयर करने का एक तरीका ये भी होता है, आप इस टर्मिनल से दोनों डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर दें. इस टर्मिनल से आप दोनों डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर दें. आप तो ऐसा समझ लें कि दो फ्रेंड्स हैं और वो दो फ्रेंड्स इस टर्मिनल से चलना स्टार्ट कर रहे हैं. एक इस डायरेक्शन में जा रहा है और दूसरा इस डायरेक्शन में जा रहा है और दोनों को इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करना है. अब जरा ध्यान देना, दोनों फ्रेंड्स जब इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे तो वो यहां पर आ जाएंगे. बस इन दो फ्रेंड्स को करना क्या है, इन दोनों रास्तों को कंपेयर करना है क्योंकि ये दोनों फ्रेंड्स के जो दो रास्ते हैं यही इस टर्मिनल की दो यूनिट्स हैं. अब देखो फ्रेंड नंबर 1 ने कहा भाई मुझे रास्ते में CH2 मिला, तो सेकंड फ्रेंड ने कहा मुझे तो CH मिला. इसका मतलब दोनों रास्तों में अंतर है और दोनों रास्तों में अगर अंतर है तो मतलब इन दोनों को हम दो अलग अलग यूनिट्स की तरह काउंट करेंगे और अगर डिफरेंट यूनिट्स हैं तो फिर डबल बॉन्ड के अबाउट यहाँ पर ये पॉसिबल है. जैसे यहाँ पर आप देखो, मान लो यहाँ पर आपको इस टर्मिनल की दो यूनिट्स को कंपेयर करना है तो एक तरीका तो मैंने आपको क्या बताया
रिंग को आप कट कर दो। दूसरा तरीका ये है कि आप इस टर्मिनल से चलना स्टार्ट करें और आपका फ्रेंड इस डायरेक्शन में चलना स्टार्ट करेगा और दोनों इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करते हुए दोनों अपने अपने रास्तों को कंपेयर करेंगे। तो जरा देखो, इस फ्रेंड ने कहा मुझे CH2 मिला, इस फ्रेंड ने कहा मुझे भी CH2 मिला, फिर इस फ्रेंड ने कहा मुझे एक और CH2 मिला, इस फ्रेंड ने कहा मुझे एक और CH2 मिला, और फिर इस फ्रेंड ने कहा मुझे CH2 दिख रहा है, इसने कहा वो मुझे भी दिख रहा है, मतलब ये दोनों के लिए कॉमन हो गया। तो मतलब ये रास्ता और ये रास्ता दोनों का आइडेंटिकल रास्ता है, और दोनों रास्ते अगर आइडेंटिकल है तो हम कहेंगे इस टर्मिनल की दो यूनिट सेम है। तो अगर आपको रिंग मिल जाए तो ऐसे केस में टर्मिनल की दो यूनिट्स को चेक करने के दो तरीके मैंने आपको बताया, या तो रिंग को आप कट कर दें या फिर आप रिंग के दोनों साइड में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करते हुए आप दोनों रास्तों को कंपेयर कर लें। सो दिस इज हाउ वी कैन चेक ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन एल्काइलिडीन साइक्लोएल्केन एंड एल्काइलिडीन साइक्लोएल्केन। एल्काइलिडीन साइक्लोएल्केन अगर है तो आपको 2 सिस्टम के बोर्ड चाहिए चेक करना है, और एल्काइलिडीन साइक्लोएल्केन अगर है तो आपको 3 सिस्टम के बोर्ड चाहिए चेक करना है। आगे बात समझ में? तो ध्यान देना, अगर बात एल्काइलिडीन साइक्लोएल्कीन की है तो एल्काइलिडीन साइक्लोएल्कीन में जीआई हम 3 सिस्टम के अबाउट चेक करेंगे। एक तो हम बात करेंगे अबाउट रिंग, और इसमें रिक्वायरमेंट क्या है? मिनिमम 2 सैचुरेटेड एटम्स should have different units। कम से कम 2 सैचुरेटेड एटम्स पर यूनिट्स डिफरेंट होनी चाहिए। डबल बॉन्ड इन रिंग, इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है? मिनिमम 8 एटम्स इन रिंग। जब डबल बॉन्ड रिंग के अंदर है तो उसके लिए हमें मिनिमम 8 एटम्स रिंग में मिलने चाहिए। और थर्ड, अगर बात की जाए डबल बॉन्ड आउटसाइड द रिंग, बोथ double bonded atoms should individually have different units। क्या बात समझ में आ गई? इन्हीं 3 सिस्टम के अबाउट हमने इस कंपाउंड में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को चेक किया। तो हमने कहा रिंग के अबाउट नॉट पॉसिबल, डबल बॉन्ड इन रिंग तो उसके लिए रिंग में मिनिमम 8 एटम्स होने चाहिए, यहाँ पर 6 एटम्स हैं, नॉट पॉसिबल। एंड डबल बॉन्ड आउटसाइड द रिंग, द ओनली रिक्वायरमेंट इज both the double bonded atoms should individually have different units, the compound will show GI। So this is about geometrical isomerism in alkylidene cycloalkane and alkylidene cycloalkane। एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं इसमें। चलिए इसमें एक एग्जांपल और डिस्कस करते हैं। ये कंपाउंड अगर हमें दिया हुआ है और इस कंपाउंड में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अगर हमें चेक करना है तो दिस इज आल्सो द केस ऑफ एल्काइलिडीन साइक्लोएल्केन। देखो इस कंपाउंड में जीआई कितने सिस्टम के अबाउट हम चेक करेंगे? 2 सिस्टम के अबाउट। समझ में आ रहा है 2 सिस्टम्स कौन से? एक तो हम बात करेंगे इसमें अबाउट रिंग, और दूसरा हम बात करेंगे इसमें अबाउट डबल बॉन्ड।
and double bond is outside the ring. Double bond आउटसाइड द रिंग। अब आप ध्यान देना, देखो रिंग के अबाउट अगर हमें जीआई चेक करना है तो उसकी कंडीशन क्या है? रिंग मतलब जो हमने बात की है अंडरस्टूड है, हम इसमें रिंग के सैचुरेटेड एटम्स के अबाउट बात कर रहे हैं, तो इसमें हमारी रिक्वायरमेंट होती है मिनिमम 2 सैचुरेटेड एटम्स ऑफ द रिंग शुड इंडिविजुअली हैव डिफरेंट यूनिट्स। चलिए इस केस में बात करते हैं। देखो यहां पर अगर आप रिंग के सैचुरेटेड एटम्स को चेक करें 1 2 3 4 and 5, these 5 carbon atoms of the ring are saturated carbon atoms। और इन सैचुरेटेड एटम्स के अबाउट अगर बात की जाए तो ध्यान देना, यहां पर अगर आप देखेंगे तो जो हमारी रिक्वायरमेंट है मिनिमम 2 सैचुरेटेड एटम्स ऑफ द रिंग शुड इंडिविजुअली हैव डिफरेंट यूनिट्स। आप देख सकते हैं इन 5 एटम्स में से केवल एक ही सैचुरेटेड एटम ऐसा प्रेजेंट है जहां पर यूनिट्स डिफरेंट है, तो फिर तो हम इस सिस्टम के अबाउट या कहा जाए रिंग के अबाउट तो हम इसमें जे की बात नहीं कर पाएंगे। तो अगर हम बात करें इसमें अबाउट रिंग तो दैट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज among these 5 saturated carbon atoms there is only one saturated atom where units are different, and as we have already discussed about ring we need minimum 2 saturated atoms with different units। तो रिंग के अबाउट ये पॉसिबल नहीं है। अब बात करते हैं इसमें अबाउट डबल बॉन्ड, और जब रिंग के अंदर डबल बॉन्ड होता है तो उसके लिए तो हमने डिस्कस किया रिंग में मिनिमम 8 एटम्स होने चाहिए, लेकिन अगर डबल बॉन्ड रिंग के आउटसाइड है तो उसके लिए हमने क्या डिस्कस किया? उसके लिए हमने डिस्कस किया द ओनली रिक्वायरमेंट इज बोथ द डबल बॉन्डेड एटम्स शुड इंडिविजुअली हैव डिफरेंट यूनिट्स। चेक करते हैं, देखो इन दोनों डबल बॉन्डेड एटम्स पर अगर आप यूनिट्स इंडिविजुअली चेक करें तो इस एटम की दोनों यूनिट्स डिफरेंट है और इसके लिए 2 यूनिट्स, तो यहां पर अब 2 सेपरेट यूनिट्स ना होकर के रिंग है। और इसके लिए मैंने आपको तरीका बताया कि ऐसे केस में इस टर्मिनल के लिए हम 2 यूनिट्स कौन से कंसीडर करेंगे? इस रिंग को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे एंड 2 पार्ट्स ऑफ द रिंग विल बी काउंटेड एज 2 यूनिट्स फॉर दिस टर्मिनल। चलिए ऐसा करते हैं, इस रिंग को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं इस सिस्टम के लिए। देखो इस सिस्टम के लिए जब आप इस रिंग को 2 पार्ट्स में डिवाइड करोगे तो इस सिस्टम की एक्सिस के अलोंग आप इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। और अब आप ध्यान देना, आउट ऑफ दीज 2 पार्ट्स 1 and 2, चलिए इस बार आप बताएं आपको क्या लगता है द पार्ट 1 and 2 आर सेम और डिफरेंट? ये पार्ट्स यहां पर सेम हैं या डिफरेंट पार्ट्स हैं? आंसर है दीज आर डिफरेंट पार्ट्स और सेम, तो आंसर है दीज आर सेम पार्ट्स। ध्यान देना 1 and 2 की अगर बात की जाए तो यहां पर 1 and 2 पार्ट्स आर सिमिलर। आप ध्यान दें, यूजुअली इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स एरर क्या करते हैं, स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि यहां से जब हमने रिंग को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है तो पार्ट 1 and 2 आर डिफरेंट, और उन्हें ऐसा लगता है कि वो किस सेंस में उसको डिफरेंट मानते हैं कि इस अपर पार्ट में H प्रेजेंट है और इस लोअर पार्ट में क्लोरीन प्रेजेंट है। जबकि अगर आप इस कंपाउंड की ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग सोचेंगे तो यू विल फाइंड कि जब आप इस रिंग को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि एक पार्ट में H जाएगा और एक पार्ट में Cl जाएगा। नो, अगर आप H and Cl के ओरिएंटेशन के बारे में सोचेंगे तो करेक्ट 3D अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग यू विल फाइंड कि जब आपने इस रिंग को यहां से 2 पार्ट में डिवाइड किया है तो इस डिवीजन में हाफ Cl और हाफ H अपर पार्ट में जाएंगे और हाफ Cl और हाफ H लोअर पार्ट में आएंगे। क्योंकि अगर आप ध्यान दें तो देखो H and Cl आर द यूनिट्स प्रेजेंट ऑन सैचुरेटेड एटम ऑफ द रिंग, और याद करें हमने डिस्कस किया है कि रिंग के सैचुरेटेड एटम्स पर 2 यूनिट्स होती हैं, वो रिंग के प्लेन में नहीं, एक वेज और एक डैश, मतलब एक रिंग के प्लेन के आउटसाइड और दूसरी यूनिट रिंग के प्लेन के इनसाइड होती है। इसका मतलब आप समझें कि अगर हम रिंग का ये जो प्लेन है, ध्यान देना, अगर ये रिंग का प्लेन है, इस बोर्ड को अगर मैं रिंग का प्लेन कंसीडर कर लूं तो फिर इस प्लेन के रिस्पेक्ट में आप ध्यान दें ये H और Cl प्लेन में नहीं है। इस H और Cl में से एक यूनिट प्लेन से आउटसाइड और दूसरी यूनिट प्लेन के इनसाइड होगी, क्योंकि हमने डिस्कस किया है कि सैचुरेटेड एटम की 2 यूनिट्स में से एक यूनिट वेज पर होती है और एक डैश पर होती है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? देखो अगर मैं बात करूं तो ये मॉलिक्यूल तो एक्चुअल में ऐसा होगा ना, रिंग के इस सैचुरेटेड एटम की 2 यूनिट्स को अगर मैं 3D ओरिएंटेशन में बात करूं तो 3D अरेंजमेंट में हम कह सकते हैं आउट ऑफ द 2 यूनिट्स वन विल बी ऑन वेज एंड अदर विल बी ऑन डैश। क्या मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? अब देखो
अभी हमें ये क्लियर नहीं है यहाँ पर कि कौन सी यूनिट वेज पर है, कौन सी डैश पर है, सीएल वेज या एच डैश या एच वेज एंड सीएल डैश, वो हमें क्लियर नहीं है। वो मैं अभी रैंडमली कंडीशन ले रहा हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सीएल अगर इस साइड है तो इसको हम वेज मान लेंगे या उस साइड वाली यूनिट को वेज मान लेंगे, ऐसा कोई कंडीशन नहीं है, ठीक है। ऐसा कोई यहाँ पर क्लियर नहीं है, हमें क्वेश्चन में ये डिफाइन नहीं है कि इनमें से कौन सी यूनिट आउटसाइड और कौन सी इनसाइड है। हाँ ये पक्का है कि सैचुरेटेड एटम, रिंग के सैचुरेटेड एटम की दो यूनिट्स में से एक वेज पर और एक डैश पर होगी। चलो ऐसा करते हैं, एक इमेजिनरी हम मान लेते हैं कि इमेजिन करते हैं कि सीएल वेज पर है और एच डैश पर है। कोई कंपलसरी नहीं है, आपकी इच्छा है कि एच को वेज और सीएल को डैश पर ले लें, वैसा ले लो। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये जो दो यूनिट्स हैं वो रिंग के साथ में सेम प्लेन में नहीं है, एक रिंग के आउटसाइड और दूसरी रिंग के इनसाइड है। अब ऐसे में आप सोचिए, अगर आप इस रिंग को दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ऐसे में आप सोचिए अगर आप इस सिस्टम के लिए इस रिंग को जब दो पार्ट में डिवाइड करेंगे तो ये एच और सीएल एग्जैक्टली इस तरह से, और आप सोचिए अगर इस तरह से हैं और जब आप रिंग को डिवाइड करेंगे तो फिर ये एच और सीएल भी तो डिवाइड हो जाएंगे ना, इसमें ये हाफ हाफ डिवाइड हो जाएंगे। हाफ सीएल और एच अपर यूनिट में जाएगा और हाफ सीएल और एच लोअर यूनिट में आएगा। क्या मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? इसको मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड वे में लिखता हूं, ध्यान देना। इसे मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड वे में लिख के बताता हूं आपको, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एग्जैक्टली ये कंडीशन है, देखो एच और सीएल में से एक रिंग के प्लेन के आउटसाइड या आप कह सकते हैं अबव द प्लेन है और दूसरी यूनिट जो है वो रिंग के बिलो द प्लेन है। और ऐसे में आप सोचिए जब आप इस सिस्टम के लिए आप इस रिंग को दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो इस सिस्टम के एक्सिस के अलोंग जब आपने इसे दो पार्ट में डिवाइड किया है तो ध्यान देना, ये कंडीशन मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि हाफ एच एंड हाफ सीएल विल बी काउंटेड फॉर अपर यूनिट एंड हाफ एच एंड हाफ सीएल विल बी काउंटेड फॉर द लोअर पार्ट। क्या मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? अब जरा सोचिए, अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट सेम या डिफरेंट? दीज आर सेम। क्या मेरा पॉइंट समझ में आया? इसको एक तरीके से और मैं समझाता हूं आपको। देखो जैसे ये अगर मान लो रिंग है, ये अगर रिंग का प्लेन है, ध्यान देना, ये अगर रिंग का प्लेन है तो इस सैचुरेटेड की एटम की जो दो यूनिट्स होंगी, क्या वो दो यूनिट्स इस तरह से अरेंज होंगी? क्या वो दो यूनिट्स इस तरह से होंगी क्या? आंसर है नो, क्योंकि इस तरह से होने का मतलब तो क्या हो गया कि यूनिट्स जो है वो रिंग के प्लेन में हो जाएंगी। आप सोचिए अगर मैं इस कार्बन के लिए यूनिट्स को इस तरह से अरेंज करता हूं तो इसका मतलब तो ये दोनों यूनिट्स एच और सीएल क्या हो गए? रिंग के प्लेन में हो गए। जबकि हमने डिस्कस किया रिंग के सैचुरेटेड एटम की दो यूनिट्स में से एक यूनिट वेज मतलब आउटसाइड द प्लेन और एक यूनिट डैश मतलब इनसाइड द प्लेन होती है। इसका मतलब एग्जैक्टली अगर हम बात करें तो एग्जैक्टली ये कंडीशन ऐसी है। क्या समझ में आ रहा है? ये रिंग का प्लेन है और इस सैचुरेटेड एटम की जो दो यूनिट्स हैं एच और सीएल, उनमें से एक यूनिट आउटसाइड और एक यूनिट इनसाइड है। मैंने यहां पर ये मान लिया है, ऐसा मैंने इमेजिन किया कि सपोज क्लोरीन इज आउटसाइड और एच इज इनसाइड, या आप एच को आउटसाइड और क्लोरीन को इनसाइड ले लो, वो आपकी चॉइस है। अब आप सोचिए जब मैं इस रिंग को दो पार्ट में डिवाइड करूंगा तो यहां से जब मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड करूंगा तो ये सीएल भी तो कट होगा और इसी तरह से ये एच भी कट हो जाएगा। देखो इस रिंग को जब मैं इस तरह से दो पार्ट में डिवाइड करूंगा तो दो पार्ट में डिवाइड करने का मतलब ये सीएल कट हुआ और ये एच कट हुआ। अब सीएल अगर कट हुआ तो हाफ सीएल विल बी काउंटेड फॉर अपर पार्ट एंड हाफ सीएल विल बी काउंटेड फॉर लोअर पार्ट। क्या मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? अच्छा किसी को आप में से ऐसा तो नहीं लग रहा है कि अगर हमने सीएल को कट किया तब भी तो डिफरेंस आएगा, अपर पार्ट में सी और लोअर पार्ट में एल आ जाएगा? तो ध्यान देना, हम एटम को कट कर रहे हैं और एटम को अगर आप कट कर रहे हैं, देखो ये आप कंडीशन एकदम क्लियर कर लें, इसकी इमेज आपके माइंड में एकदम क्लियर होना चाहिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे एटम्स आपको कई बार कट करने होंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में। तो एक कंसेप्ट मैं आपको दे देता हूं। देखो जब सीएल को आप कट कर रहे हैं तो आप तो ऐसा समझ लें आपने सिंपली एक बॉल को कट किया है। किसी भी एटम को अगर आप कट कर रहे हैं तो आप तो ये मान लें आपने एक बॉल को कट किया है। क्यों? क्योंकि एटम का शेप कैसा होगा? स्फेरिकल। तो आपने एक स्फेयर को कट किया है, एक बॉल को आपने कट किया है। और आप सोचिए एक बॉल को अगर आप कट करेंगे तो बॉल का हाफ पार्ट अपर यूनिट में काउंट हो जाएगा और बॉल का हाफ पार्ट लोअर यूनिट में काउंट हो जाएगा। क्या मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? तो आपने एक सीएल वाली बॉल को कट किया है और आपने एक एच वाली बॉल को कट किया है और इन बॉल्स को कट करने के बाद इनके हाफ पार्ट अपर एंड लोअर पार्ट में काउंट हो जाएंगे। क्या मेरा पॉइंट समझ में आया?
तो ये बात समझना। देखो अब एक बात तो क्लियर है, देखो अगर ये H और Cl, अगर ये H और Cl रिंग के प्लेन में होते हैं, मान लेते हैं अगर ये H और Cl रिंग के प्लेन में होते हैं, तब अगर मैं रिंग को इस तरह से कट करता तो आप कह सकते थे अपर पार्ट में H और लोअर पार्ट में Cl आ रहा है। लेकिन H और Cl रिंग के प्लेन में नहीं है, वो आउटसाइड और इनसाइड है। और ऐसे में हम बात कर सकते हैं कि अगर ये आउटसाइड एंड इनसाइड है, तो जब मैं इस रिंग को इस प्लेन के अलोंग कट करूंगा तो ये Cl कट होगा और इसी तरह से H भी कट हो जाएगा। तो हाफ Cl फॉर अपर पार्ट एंड हाफ Cl फॉर लोअर पार्ट, हाफ H फॉर अपर पार्ट एंड हाफ H फॉर लोअर पार्ट। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो ऐसे केस में कह सकते हैं कि ये पार्ट और ये पार्ट बिल्कुल सेम हो जाएगा। एक तरीका मैंने आपको ये भी बताया था, देखो कि जब भी आपको सिस्टम के किसी टर्मिनल पर दो सेपरेट यूनिट्स ना मिल करके रिंग मिलती है, तो उस रिंग के दो पार्ट्स जो होंगे वो उस टर्मिनल की दो यूनिट्स काउंट होती है। तो इसका एक तरीका तो मैंने आपको बताया कि आप रिंग को दो पार्ट में डिवाइड कर दो, और एक तरीका मैंने आपको ये भी बताया कि आप इस टर्मिनल से, ध्यान देना, आप इस टर्मिनल से रिंग के दोनों साइड में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करें। आप ऐसा समझना, आप यहां से चलना स्टार्ट कर रहे हैं और मान लेते हैं आपका फ्रेंड उसने यहां से चलना स्टार्ट किया, और जब आप और आपका फ्रेंड इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करके यहां आ जाएंगे तो आप अपने दोनों रास्तों को, आप दोनों अपने अपने रास्तों को कंपेयर करेंगे। अगर दोनों के रास्तों में कोई डिफरेंस हुआ तो हम इनको डिफरेंट यूनिट्स काउंट कर लेंगे, और अगर डिफरेंस नहीं हुआ तो फिर हमें सिमिलर यूनिट्स तक काउंट करनी होगी। अब ऐसे में आप सोचिए कि यहां पर अगर मैं बात करूं तो देखो ये पार्ट और ये पार्ट, जैसे आप देखो यहां से आपने चलना स्टार्ट किया CH2, ये भी CH2, आपने कहा मुझे एक और CH2 मिला, आपके फ्रेंड ने कहा मुझे एक और CH2 मिला, फिर आपने कहा मुझे कार्बन पर Cl वेज और H डैश पर मिला, तो क्या मैं कह सकता हूं आपके फ्रेंड को भी कार्बन पर Cl वेज और H डैश पर मिलेगा, क्योंकि ये वाला पार्ट तो दोनों ही फ्रेंड्स के लिए सिमिलर हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं दिस पार्ट एंड दिस पार्ट आर सेम एंड दीस पार्ट्स आर सेम, द कंपाउंड कैन नॉट शो GI अबाउट डबल बॉन्ड। मतलब इस केस में हम कह सकते हैं कि इस कंपाउंड में डबल बॉन्ड के अबाउट भी GI पॉसिबल नहीं होगी। मतलब ओवरऑल दिस कंपाउंड कैन नॉट शो GI अबाउट डबल बॉन्ड। क्या समझ में आया? तो इस तरह से हम कंपाउंड में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की बात कर सकते हैं जब कंपाउंड हमें क्या दिया हो, एल्काइलिडीन साइक्लो एल्केन। एक और एग्जांपल बताता हूं मैं आपको। ये कंपाउंड अगर आपको दिया हुआ है और इस कंपाउंड में अगर हमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की बात करना है तो ध्यान देना, फिर से हमें दो सिस्टम के अबाउट GI चेक करना है। एक तो हम बात करेंगे इसमें अबाउट रिंग, और दूसरा हम बात करेंगे इसमें डबल बॉन्ड आउटसाइड द रिंग। चलिए आप डिसाइड करें, क्या इस कंपाउंड में रिंग के अबाउट GI पॉसिबल है? क्या इस कंपाउंड में रिंग के अबाउट GI पॉसिबल है क्या? इसके लिए आपको क्या चेक करना होगा, मिनिमम 2 सैचुरेटेड एटम्स ऑफ द रिंग शुड इंडिविजुअली हैव डिफरेंट यूनिट्स। चेक करते हैं इसमें। देखो अगर आप देखेंगे तो इस रिंग में 4 सैचुरेटेड एटम्स प्रेजेंट है। देखो ये एटम जो है वो रिंग का अनसैचुरेटेड है, ये 4 कार्बन एटम्स जो है वो रिंग के 4 सैचुरेटेड एटम्स हैं। इन 4 सैचुरेटेड एटम्स में से क्या आपको ऐसे कोई 2 सैचुरेटेड एटम्स मिल रहे हैं क्या जहां पर यूनिट्स इंडिविजुअली डिफरेंट हो? यस, आप ध्यान देना, एक तो ये सैचुरेटेड एटम है और दूसरा ये सैचुरेटेड एटम है। जरा देखो इन दोनों सैचुरेटेड एटम्स पर आप कह सकते हैं यूनिट्स आर इंडिविजुअली डिफरेंट, और अगर ऐसे कोई भी 2 सैचुरेटेड एटम रिंग में आपको मिल जाए तो फिर हम बात करेंगे यस द कंपाउंड विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अबाउट रिंग। अब बात करते हैं अबाउट डबल बॉन्ड। देखो डबल बॉन्ड के लिए हमने डिस्कस किया कि जब डबल बॉन्ड रिंग से आउटसाइड हो तो केवल और केवल हमें क्या चेक करना है, उन दोनों डबल बॉन्डेड एटम्स पर यूनिट्स इंडिविजुअली डिफरेंट होनी चाहिए। जरा देखो इस डबल बॉन्डेड एटम की 2 यूनिट्स सेम है, CH2 दिया है तो दोनों यूनिट्स यहां पर हाइड्रोजन है, और यूनिट्स अगर दोनों डबल बॉन्डेड एटम में से एक भी एटम पर अगर यूनिट सेम मिल गई तो हम डबल बॉन्ड के अबाउट यहां पर GI की बात नहीं कर पाएंगे। मतलब इस कंपाउंड में GI तो पॉसिबल है। अगर आपसे पूछा जाए whether this compound will show GI or not, yes it will show। कोई भी सिस्टम के अबाउट हमें अगर GI मिल जाए तो कंपाउंड विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब ऐसे में अगर पूछा जाए अबाउट विच सिस्टम तो आप कह सकते हैं अबाउट रिंग सिस्टम, अबाउट these 2 saturated atoms of the ring। इन सैचुरेटेड एटम्स के अबाउट कंपाउंड GI शो करेगा। अच्छा समझ में आ रहा है इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कैसे होंगे? याद करो
रिंग के अबाउट ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की अगर बात की जाए तो वो वेज एंड डैश वाले केस बनते हैं। एक केस तो आप इसमें ये ले सकते हैं, तो दोनों क्लोरीन वेज पर हो, एरियल डिस्टेंस L1, और एक केस आप वो ले सकते हैं जिसमें एक क्लोरीन वेज और एक डैश पर हो, तो एरियल डिस्टेंस L2, एरियल डिस्टेंस L1 and L2 different, the compounds will be geometrical isomers of each other. So this is how we can predict geometrical isomerism in cycloalkanes and cycloalkenes. नेक्स्ट अब सिस्टम हमें डिस्कस करना है इसमें क्यूमुलेटेड पॉलीइन। क्यूमुलेटेड पॉलीइन की अगर हम बात करें तो देखो क्यूमुलेटेड पॉलीन्स क्या होते हैं, क्यूमुलेटेड पॉलीन्स की ज्योमेट्री कैसी होती है, और क्यूमुलेटेड पॉलीन्स में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की कंडीशन क्या होती है, ये सब बात हमें डिस्कस करना होगा। देखो क्यूमुलेटेड पॉलीन में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को समझने के लिए पहले आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज क्यूमुलेटेड पॉलीन एंड व्हाट इज ज्योमेट्री ऑफ क्यूमुलेटेड पॉलीन, देन ओनली we'll be able to discuss geometrical isomerism in cumulated polyene। तो पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि cumulated polyenes क्या होते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि cumulated polyenes की ज्योमेट्री क्या होती है, फिर मैं आपको बताऊंगा cumulated polyene में geometrical isomerism की कंडीशन कैसे चेक की जाती है। So let us start with the topic what is cumulated polyene।